बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं साइंस का वायरल हो चुका है क्वेश्चन पेपर, जो कि 21 फरवरी को यही क्वेश्चन पेपर आएगा सेम टू सेम। अगर आज इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो 21 फरवरी को जब साइंस का एग्जाम देने जाइएगा तो बहुत आप लोग पछताइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। देख सकते हैं एनुअल वार्षिक परीक्षा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि यही पेपर आएगा, ठीक है ना। विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास करके आप लोग पूरा देख लीजिए और सारा प्रश्न को रट लीजिएगा। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, बाद में आप लोग पछताइएगा। एग्जाम हॉल में जब जाइएगा ना, एक भी प्रश्न आपसे जब हल नहीं होगा तब आप लोग पछताइएगा कि काश हम पहले वह वीडियो पूरा देख लेते और आज एग्जाम में गर्दा मचा देते। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, तो इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 प्रश्न दिखाऊंगा, जो कि सारा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो वह जो है फोकस से गुजरेगी। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए ठीक ना। 21 फरवरी को सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक ना। चलिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो कौन सा दर्पण होगा? वह आपका समतल दर्पण होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। तीसरा प्रश्न करा, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो वह जो आपका अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होता है तो अनंत होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, तो दूरी को जो कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि 21 फरवरी को सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, ठीक ना। चलिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब से दूर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक ना। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो वह जो है अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वह आपका हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, यही सब प्रश्न आएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, तो इसका राइट आंसर जो है 10 का बी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसका होना चाहिए 2c/3, लेकिन यहाँ 2c/3 ऑप्शन नहीं है, तो बी मार सकते हैं। 2c/2 है ना, तो बी मार सकते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच जो है धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न 12 नंबर का है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के
प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा है समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा ए V1²/P1 प्लस V2²/P2, ठीक ना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 21 फरवरी को सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए है पूरा रट लेना है इस पेपर को, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम PDF आप सभी को व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। 13 नंबर प्रश्न करा, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में बहुत शक्ति को निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। VI भी हो जाएगा, V²/R भी हो जाएगा, I² भी हो जाएगा। तो इसलिए डी मार्क के आना है, ठीक ना। चलिए सभी होता है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो वह जो है मोटर में प्रयुक्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 15 नंबर का है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर का है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण जो है वह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है डिस्ट धारा प्राप्त होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि DC, ठीक ना, डायरेक्ट करंट कह सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर का है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, अगर वस्तु दूरी घटता है तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो घटता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर का है, डायनमो बदलता है तो डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर का है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। तो वह जो कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। स्नेल के नियम में अचर होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं, ठीक ना। आप लोग जरूर बताइएगा, आपका दिमाग का टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बताइएगा इसका आंसर, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर। पहले आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर का रहा है, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा 9, ठीक ना। देखिए 0 से 14 तक होता है pH मान, ठीक ना। तो उदासीन जो होता है 7 होता है। 7 से जितना कम होगा अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर जितना होगा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ क्षारकीय पूछ रहा था, 9 क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 तो उदासीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, 4 अम्ल हो जाएगा, 2 भी अम्ल होगा। क्षारीय 7 से अधिक होता है, ठीक ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या होगी? तो इसका संयुक्ता जो है वह 2 हो जाएगा। बी राइट आंसर, ठीक ना। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, 80 में 80 प्रश्न यहीं से आएगा। 25 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है 1 आबंध बनते हैं, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर का है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na, ठीक है ना। डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर का है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के
बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विद्यमान है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर का आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर का है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु है। तो कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में रहता है वह होता है ब्रोमीन, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, सी राइट आंसर, ठीक। चलिए 32 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb हो जाएगा, डी राइट आंसर, Sb, ठीक। चलिए 33 नंबर का है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, एथेनॉल जो है शराब के उपयोग में आता है, ठीक ना। चलिए 34 नंबर कह रहा है CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार समावयवी है? तो किस प्रकार समावयवी है? तो क्रियाशील समावयवी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो इसका राइट आंसर 35 का ए हो जाएगा, CH4, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाया जाता है, ठीक ना, एनोड, सी राइट आंसर हो जाएगा, एनोड। 37 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा कि ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Al, एल्यूमिनियम, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है, तो वह हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ए राइट आंसर। 39 नंबर का है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो वह जो बनता है C2H4 बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ठीक ना, तो वह जो है Fe हो जाएगा, बी राइट आंसर, Fe। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर का है निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगा वह ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है वह सोना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर का है भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे पेट में जो है अम्ल बनता है वह HCl बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर का है कि क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। क्षार के जलीय विलयन का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर। चलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं, जो कि सारा प्रश्न यहीं से रहेगा एग्जाम में। 45 नंबर का है निम्नलिखित में कौन संचारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संचारक अम्ल है? तो वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का है कि शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह हो जाएगा उपचयन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 48 नंबर का है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, pH1। जितना देखिए हम अभी तुरंत समझाए 0 से 14 तक होता है pH मान, 7 पे उदासीन होता है, 7 से जितना कम आएगा, जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा।
तो pH 1 मान वाला जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, सबसे ज़्यादा खट्टा होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 49 नंबर कह रहा है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग का तेल गंधीय होता है, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा, गंधीय। 50 नंबर कह रहा है कर्माकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है, तो वह जो है छोटी आंत में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न कर रहा है अमीबा में पोषण विधि है। अमीबा में पोषण विधि है तो वह प्राणी सम पोषण हो जाएगा, सी राइट आंसर 51 का। चलिए 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी आंत स्त्रावी ग्रंथि कौन है, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 53 नंबर का है पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो वह जो है वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर कर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है तो वह अमाशय में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर का है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर का है कि लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स पाया जाता है, वह जो पाया जाता है वह कनेर में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो इसका राइट आंसर 58 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। शोषण भी हो जाएगा, जनन भी हो जाएगा, पोषण भी हो जाएगा, तो डी मार के आना है। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर 59 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर का है अस्थि क्या है। अस्थि क्या है, तो वह उत्तक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर का है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो प्रकुंचन दाब जो होता है लगभग वह होता है 120 mmHg, ठीक ना। चलिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कीटों का प्रमुख शोषण अंग है। कीटों का प्रमुख शोषण अंग जो होगा वह ट्रेकिया हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर का रहा है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो वह बदल देता है पेप्टोन में बदल देता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का रहा आयरन पाया जाता है, तो आयरन जो पाया जाता है वह लाल रक्त कण में पाया जाता है, बी राइट आंसर। चलिए 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है तो 3 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए 66 नंबर प्रश्न कर रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर का है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन के कमी के कारण जो रोग होता है सभी को पता होगा, मधुमेह रोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर का है नर हार्मोन है तो वह टेस्टोस्टेरोन में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो नियोफ्रॉन में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का है द्विखंडन होता है इनमें से सभी, ईस्ट में भी, अमीबा में भी, उसके बाद परामीशियम में भी, तो सीधा डी मार के आना है, इनमें से सभी। उसके बाद 71 नंबर का है मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है। मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र, ठीक। चलिए 72 नंबर का है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो गोबर छत्ता में जो है
मृतजीवी पोषण होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, तो वह हो जाएगा पेरोटिड ग्रंथि, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर का है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो वह 8 से 10 मीटर होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न कर रहा है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो वह हो जाएगा दांत प्लाक, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 76 नंबर का है निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो वह जो है कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट 77 नंबर का है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है काइम कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का है CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग जो होता है वह इनमें से सभी में होता है, एयर कंडीशनों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, जेट इंजनों में होता है, तो सीधा डी मार के आना है, ठीक ना। 79 का है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण बी तथा सी दोनों हो जाएगा, यानी कि जीवाणु और कवक, ठीक ना। उसके बाद 80 का है कि निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो वह बायानियल का जो है सबसे मोटी होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 80 में 80 प्रश्न करा दिया है जो कि यहीं से पूछे जाएंगे, तो पूरा रट लीजिए, एक बार में याद नहीं होता है वीडियो फिर से देखिए, लेकिन देखिए क्योंकि बाद में आप सभी को पछताना पड़ेगा। अगर जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को देख लिया है पूरा, लोग कमेंट कीजिए अपना नाम कमेंट कीजिए, हम दूसरे वीडियो में आपका नाम लेंगे कि यह बंदा पूरा वीडियो देखा है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना नाम और किस जिला से हैं यह भी कमेंट कीजिएगा।